चलिए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, लेकिन हिंदुस्तान में उबाल है, गुस्सा है। दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली में सड़क पर प्रदर्शन हुआ, हिंदू संगठन विरोध कर रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार करने बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन बंद करो। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा। दिल्ली देखा, अब देखिए नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है। लोगों ने सड़कों पर नारेबाजी की और पुतले जलाए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, बांग्लादेश में अभी भी वही नफरत का आलम है। भारत के विरोध में भी नारे हो रहे हैं, भारतीयों के खिलाफ भी और हिंदुओं के खिलाफ भी। ये पोस्टर आप देख रहे हैं, नो कॉम्प्रोमाइज विद इंडिया एंड इट्स कोलैबोरेटर्स। ये पोस्टर रैलियों में, रोड शो में, प्रदर्शन में बांग्लादेश में लहराए जा रहे हैं, जो भारत विरोधी हैं। और इसीलिए भारत में देखिए प्रदर्शन हो रहा है। चंडीगढ़ में भी पुतला जलाया जा रहा है यूनुस का। सिंधु को खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय। वंदे मातरम, बंद करो। जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। सिंधु को खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। सिंधु को खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय भारत माता की। चंडीगढ़ के बाद मैं आपको अलीगढ़ लिए चलता हूं। यूपी के अलीगढ़ में भी लोग सड़कों पर उतरे, वहां भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुओं की हत्या बंद करो, बांग्लादेशी खिलाड़ियों का, बांग्लादेशी खिलाड़ियों का। और यह गुस्सा बेवजह नहीं है। यह गुस्सा पड़ोसी देश में जो कुछ भारत विरोधी हरकतें हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहा है, और ये सब एंटी इंडिया मूवमेंट है, इसके खिलाफ भारत में प्रदर्शन हो रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश की तस्वीर है। तस्वीर आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर भारत से। भारत में विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं, गुस्सा नजर आ रहा है यूनुस के खिलाफ जो कुछ हो रहा है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा दिनाजपुर आपको लिए चलता हूं, अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। दिनाजपुर में भी प्रदर्शन हो रहा है, यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। यह सारा गुस्सा बांग्लादेश में दीपू के साथ जो हिंसा हुई, जो बर्बरता हुई, उसके खिलाफ है।
বাংলাদেশের অপদার্থ ইউনিট সরকার হায় হায় বিজেপির সারা ভারতবর্ষব্যাপী আন্দোলন চলবে। और इस नफरत के बीच एक और खबर आई कि न सिर्फ दीपू को मारा पीट पीट कर, दीपूदास के अलावा 3 बच्चियों को बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने जिंदा जला दिया है। बताया जा रहा है एक नेता के घर में आग लगाई, 3 बच्चियों को भी जिंदा जला दिया है। भारत में मिला देंगे और उनका कट्टरपंथी मिटा देंगे, लेकिन आदेश तो दे, निर्देश तो दे, कहे तो कि जाके संभालो वहाँ। देश बौखलाया हुआ, वो खुद भूखों मर रहा, उसके लाख करोड़ों लोग तो यहाँ भारत में आकर के अपना जीवन यापन कर रहे थे। यहाँ के लोग भी असहिष्णु हो गए तो फिर क्या होगा, फिर विश्व किस तरफ जाएगा। जब हिंदुओं का ऊपर अटैक होता है, क्यों हर कोई आंख बंद करके रखता है, किसी का कैंडल मार्च हम लोग को दिखाई नहीं देता। अत्याचार से भारत बहुत गुस्से में है, शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं और बांग्लादेश को सबक सिखाने की मांग हो रही है। आईपीएल के अंदर जो भी बांग्लादेशी क्रिकेटर लिए गए हैं उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। जब हिंदुओं का ऊपर अटैक होता है, क्यों हर कोई आंख बंद करके रखता है, किसी का कैंडल मार्च हम लोग को दिखाई नहीं देता। आज फिर से जरूरत है एक अखंड भारत का सपना को सच करने का, क्योंकि ये वही बांग्लादेश है जिसके लिए हमने अपना खून बहाकर उन्हें आजाद कराया था। जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, भारत सारे हत्यारों का सुरक्षित निकास बनता जा रहा है। रसूल को गाली देने वालों के साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी, हम सबको मिलकर ही ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हमले से भारत उबल रहा है। साधु संतों से लेकर आम लोग मांग उठा रहे हैं कि मोदी जी कड़ा कदम उठाइए और यूनुस को कड़ा सबक सिखाइए। दीपू चंद्र दास की मैं समझता हूँ मात्र इतनी सी गलती है, आदरणीय है, कि वो हिंदू था, और हिंदू होना इस देश में गुनाह नहीं हो सकता। वो हैदराबादी अब तक चुप क्यों बैठा है? कितना जघन्य अपराध बांग्लादेश के अंदर हिंदू के साथ होता है, और वो सेक्युलर गैंग कहाँ है? वो चुप्पी क्यों साधे? मैं तो आप माता बहनों से, भाइयों से भी निवेदन करूंगा, अगर रिक्शा और ऑटो में भी बैठना है तो पूछ लो कि तुम सनातनी हो कि नहीं। अगर सनातनी हो तभी तुम्हारे रिक्शे और ऑटो में हम बैठेंगे। इस तरीके का बहिष्कार करोगे तो ये घुटनों पे नहीं, गर्दन के बल झुककर तुम्हारी बहन बेटियों का और तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं, 3 बच्चियों को भी जिंदा जला दिया कट्टरपंथियों ने। बांग्लादेश में बेकाबू कट्टरपंथी अब मासूमों की जान लेने लगे। बेगुनाह लोग हों या छोटे छोटे बच्चे, दंगाइयों को किसी की फिक्र नहीं। विरोध के नाम पर वो बांग्लादेश की सड़कों पर उन्माद मचा रहे हैं। कट्टरपंथी ऐसी बेरहमी पर उतर आए कि 3 बच्चियों को जिंदा जला दिया गया। उपद्रवियों ने बीएनपी के एक नेता के घर में पेट्रोल डालकर आग लगाई। उस वक्त बीएनपी नेता और उनका परिवार घर में अंदर सो रहा था। दंगाइयों ने घर को बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई भाग न सके। रात 1 बजे दंगाइयों की आग से 7 साल की आयशा की मौत हो गई। उसकी 2 और बहनें सलमा और सामिया भी बुरी तरह झुलस गईं। दोनों बच्चियों की हालत बेहद गंभीर है। फिलहाल ढाका में इलाज चल रहा है और ढाका समेत पूरे बांग्लादेश में भारी बवाल और दहशत मची है। लोग कह रहे हैं जब बड़े नेता और व्यापारी के बच्चे महफूज नहीं हैं तो बेकाबू भीड़ कभी भी हमारे बच्चों को भी मौत के घाट उतार सकती है। भारत और शेख हसीना विरोधी नेता हादी की मौत के बाद बांग्लादेश जल रहा है। दंगाइयों की भीड़ शहर शहर हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ कर रही। उपद्रवी बांग्लादेश में संसद भवन तक घुस चुके और अब 3 बच्चियों को जिंदा जलाकर वो खतरनाक इरादे दिखा रहे हैं। ये उनका सच और उनकी हकीकत है कि 3 मासूम बच्चियों को जला दिया। आप सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। भारत में बहुत गुस्सा है, भारतीयों को सुनिए क्या कह रहे हैं। के नाम पर हिंदुओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू 32% थे, आज वो 8%, 7% रह गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है अब ह्यूमन राइट्स वगैरह? कोई अब बोलने वाला नहीं। जिस प्रकार से हिंदुओं को बांग्लादेश के अंदर मारा जा रहा है,
कोई आवाज नहीं उठ रही कहीं भी। दीपू के जस्टिस का ये पुतला नहीं है, बल्कि उस रेडिकल इस्लामिक सोच का पुतला जलाया जा रहा है जो पिछले सैकड़ों सालों से ना सिर्फ बांग्लादेश को, भारत को, पाकिस्तान को, बल्कि इवन यूरोपियन देशों को खाया जा रहा है। एक जानवर को हम लोग ऐसे नहीं कर सकते जो जिस तरीके से उन लोग एक इंसान के साथ किया। क्यों? हमारा कसूर क्या है? हम हिंदू है, हम सबको प्यार करते हैं। सरकार कूटनीतिक स्तरों पर जाकर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए अपना प्रयास करे और यूनिट सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उन पर भी प्रतिबंध लगाए। आईपीएल के अंदर जो भी बांग्लादेशी क्रिकेटर लिए गए हैं उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। ये जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये पहली घटना नहीं है। जो हिंदू बाहर रह रहे हैं, बाहर के देशों में रह रहे हैं, ये कदापि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हिंदुओं के साथ ऐसा हो। जब हिंदुओं का ऊपर अटैक होता है, क्यों हर कोई आंख बंद करके रखता है? किसी का कैंडल मार्च हम लोग को दिखाई नहीं देता। जहाँ जहाँ पे सनातनी के ऊपर आक्रमण होगा हम लोग गरज के उठेंगे। आज फिर से जरूरत है एक अखंड भारत का सपना को सच करने का, क्योंकि ये वही बांग्लादेश है जिसके लिए हमने अपना खून बहाकर उन्हें आजाद कराया था। एक गणतांत्रिक देश में कभी ऐसा हो सकता है कि किसी को जिंदा जलाया दिया जाए, जिंदा हारे? पूरे विश्व में अगर हिंदू के लिए कोई सोच पाएगा या कुछ कर पाएगा, वो है हमारे देश का भारत सरकार। तो जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उस पर किसी को भी गुस्सा आना लाजमी है। जो कुछ दीपू के साथ हुआ उस पर भारत में सबसे ज्यादा आक्रोश है। गुस्सा है और ताज्जुब की बात यह, दीपू की हत्या के बाद जो हादी, भारत विरोधी हादी जिसे कोई ठोक कर चला गया, उसकी बहन अभी भी नफरती बयान दे रही और भारत विरोधी बयान दे रही। सुनिए। भारत अभी डर गया है, आतंकी भी डरे हुए हैं, ये लोग अब हमसे डरे हुए हैं। इनको यही खत्म करना है। अगर इनको खत्म कर देते हैं तो भारत बांग्लादेश के ऊपर कभी अपने आधिपत्य का विस्तार नहीं कर पाएगा। ये बांग्लादेश में माहौल कभी बिगड़ नहीं पाएगा। हम लोग जो नया बांग्लादेश बनाने का सपना देख रहे हैं वो वास्तव में नहीं हो पाएगा। एक हादी को खत्म करने से अपना विरोध खत्म नहीं होने वाला है। इसके बाद हम लोगों को ये एजेंडा होना चाहिए। 25 तारीख को भारतीय राजदूत का घेराव करना चाहिए। सारे भारतीयों को देश से निकाल देना चाहिए। इसके बाद हम लोगों का ये एजेंडा होना चाहिए। 25 तारीख को भारतीय राजदूत का घेराव करना चाहिए। सारे भारतीयों को देश से निकाल देना चाहिए। आप सुन रहे हैं बांग्लादेशियों के बयान, कट्टरपंथियों के बयान, और इसीलिए भारत में भी उबाल है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ, ये वो तस्वीर है। बांग्लादेश गवर्नमेंट समझ रहे मोहम्मद यूनुस आए, हाय मोहम्मद यूनुस आए, हाय मोहम्मद यूनुस आए, हाय जमात बांग्ला, हाय। अब देखिए, दिल्ली के अलावा पूरे देश से तस्वीरें आ रही हैं। ये अगरतला की तस्वीर आप देख रहे हैं। त्रिपुरा में इससे पहले प्रदर्शन हो रहे थे, आज भी प्रदर्शन हुआ। यूनुस सरकार छी छी, यूनुस सरकार धिक्कार, अब देखिए, त्रिपुरा के अलावा पश्चिम बंगाल लिए चलता हूं। हावड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां भी बांग्लादेश और यूनुस के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। देखिए, सिलीगुड़ी लिए चलता हूं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लोगों ने मशाल प्रोटेस्ट किया। सिलीगुड़ी के बाद अब आपको ले चलता हूं नेपाल बॉर्डर। ये तस्वीर है नेपाल बॉर्डर की, देख रहे हैं। वहां भी लोग सड़कों पर उतरे, बांग्लादेश के झंडे जलाएं। अब इस बीच, इस सब माहौल के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ के कार्यक्रम के लिए कोलकाता पहुंचे थे। उस वक्त जब दीपू की, सोचिए, पश्चिम बांग्लादेश में हत्या हुई, मोहन भागवत पश्चिम बंगाल में थे और मोहन भागवत वार्निंग दे रहे हैं। जो हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं उन्हें क्या कह रहे हैं मोहन भागवत, देखिए जरा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, सरकार को बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद की नसीहत दी।
मोहन भागवत ने कहा भारत को अपनी सीमाओं में रहकर मदद करनी चाहिए। भागवत बोले हमें वो सब कुछ करना होगा जो हम कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए एकमात्र देश भारत है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, उन्हें कुछ करना होगा। भागवत बोले हो सकता है सरकार पहले से कुछ कर रही हो, कुछ बातें बताई जाती हैं लेकिन कुछ नहीं बताई जा सकती हैं। कभी नतीजे मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ तो करना होगा। उन्होंने कहा वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हालात मुश्किल हैं। हिंदुओं को अगर बांग्लादेश में सुरक्षित रहना है तो एकजुट रहना होगा। दुनिया भर के हिंदुओं को बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद करनी चाहिए। मोहन भागवत कोलकाता में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं आरएसएस प्रमुख। अब देखिए, मोहन भागवत को सुना, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। महमूद मदनी या फिर उमर इलियासी क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, महमूद मदनी कह रहे हैं बांग्लादेश में एक हिंदू की पीट पीट कर हत्या बहुत शर्मनाक है। जब मुसलमान ऐसी हरकत करते हैं तो सिर शर्म से झुक जाता है। हम इस तरह की वारदात की जितनी भी निंदा करें वो कम है। किसी सभ्य समाज में दूसरे को मारने का हक नहीं होना चाहिए, चाहे किसी ने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो। सजा देने का एक तरीका, एक कानून होता है और हर हाल में उसी तरीके का पालन किया जाना चाहिए। अगर अपराधी मुसलमान है और पीड़ित गैर मुस्लिम है तो यह अपराध और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। इसके अलावा उमर अहमद इलियासी कह रहे हैं जिन बांग्लादेशियों की भारत ने हमेशा मदद की, यह एहसान फरामोश बांग्लादेशी भूल गए हैं कि भारत हर तरह से उनके साथ खड़ा रहा है। मानवाधिकार संगठन कहां है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये किस तरह की इस्लामी शिक्षा है कि बांग्लादेश में कुछ लोग ऐसे कत्ल कर रहे हैं? ये इस्लाम के मानने वाले हो ही नहीं सकते हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पर दखल दें। सुनिए जरा मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। इस्लाम, मुसलमान इस तरह का काम करें तो हमारी नजरें झुकती हैं और इसको जितना कंडम किया जाए वो कम है। किसी के साथ ह्यूमिलिएशन भी हो तो ये इस्लाम तो इसकी इजाजत नहीं देता, किसी कीमत पर इस्लाम इजाजत नहीं देता है। तो इसकी जितनी मजम्मत करी जाए, जितना इसको कंडम किया जाए वो कम। पूरे सब कॉन्टिनेंट में सब जगहों पर कट्टरवाद बढ़ रहा है और इसको कर्ब किया जाना चाहिए, इसको काउंटर किया जाना चाहिए। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत अफसोसनाक है। इंसानियत शर्मसार हुई है, इंसानियत का कत्ल है। मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेशियों से, वो बांग्लादेशी जिनके ऊपर हमेशा से भारत ने एहसान किया, वो एहसान फरामोश बांग्लादेशी भूल गए। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको गोलियों से मारा जा रहा है। ये बहुत ही इंतहाई सफाकाना काम है। इंसान को धर्म के धर्म पर इंसान को नहीं बंटना चाहिए। अभी बहुत जमाना 21st सेंचुरी चल रहा है, लोगों को इंसानियत के धर्म पे अमल करना चाहिए। कम से कम भारत सरकार बांग्लादेश पर दबाव बनाए, क्योंकि वहाँ के ऊपर अल्पसंख्यक में बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं हमारे, और जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में शियों पर जुल्म हो रहा है क्योंकि वो अल्पसंख्यक में हैं, जैसे अफगानिस्तान में शियों पर जुल्म हो रहा है वो अल्पसंख्यक में हैं, वैसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है क्योंकि वो अल्पसंख्यक में हैं। और देखिए, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद असम पहुंचे, जहां से बांग्लादेश की सीमाएं लगती हैं। पीएम मोदी असम में थे। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। भारत ने क्या एक्शन लिया है? भारत ने बांग्लादेशी मीडिया के भ्रामक प्रचार पर करारा पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग की सुरक्षा खतरे में नहीं थी। यह आरोप मीडिया की तरफ से लगाए गए, बांग्लादेशी मीडिया की तरफ से, कि भारत में जो बांग्लादेशी उच्चायोग है वो खतरे में। भारत ने उसे खारिज किया। 20 दिसंबर को कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, सिर्फ नारेबाजी की गई थी, विदेश मंत्रालय ने कहा। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है वो और ज्यादा खतरनाक और गलत है। बांग्लादेश में हालात और विदेश मंत्रालय की कड़ी नजर है इस पर। भारतीय अधिकारी बांग्लादेशी प्रशासन के लगातार संपर्क में और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर गहरी चिंता भी जता चुके हैं। हमारी मांग है कि टीपू के हत्यारों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाए, भारत सरकार ने कहा। भारत ने बांग्लादेश में अपने कई वीजा सेंटर्स बंद कर दिए। चटगांव में भारतीय वीजा सेंटर की सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है।
और जब तक हालात बेहतर नहीं होते चटगांव में वीजा सर्विस रद्द रहेगी। सिलहट में सहायक उच्च आयोग और वीजा केंद्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुनिए जरा पूर्व आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं, जो इन हालातों पर नजर रखे हुए और बखूबी समझते हैं जब आपके पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हों। सुनिए क्या कह रहे हैं। भारत की हमेशा इच्छा यही रही है कि अपने सभी पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते बने रहे और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक बार कहा था कि पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो पॉलिटिक्स में, राजनीति में कई चीज़ें लोग बोल देते हैं लेकिन वो हकीकत नहीं होती। सभी लोगों को मालूम है कि खास करके हमारे जो पड़ोसी देश है और हमें भी, कि हमारा भविष्य जो है एक दूसरे के साथ ही जुड़ा हुआ है और अच्छे रिश्ते तो हमारे साथ रखने ही पड़ेंगे। और अब सवाल यह है कि क्या हिंदू सुरक्षित हैं बांग्लादेश में, अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं? एक तस्वीर देखिए। दावा एक हिंदू रिक्शा वाला था, उसने कलावा पहना था और लाल धागा पहना था, जिसके बाद कट्टरपंथियों ने उसे घेर लिया। अब देखिए जरा बांग्लादेश में दरअसल कितनी हिंदू आबादी है, कहां कहां हिंदू रहते हैं। ये मैप है बांग्लादेश का। बांग्लादेश की कुल आबादी है 17 करोड़, उसमें हिंदू आबादी है 1 करोड़ 31 लाख, लगभग 8% हिंदू आबादी है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में देखिए जिले कौन कौन से हैं और वहां कितने हिंदू रहते हैं। बांग्लादेश में लगभग सबसे कॉर्नर पर देखिए ठाकुर गांव, ये ठाकुर गांव है। ठाकुर गांव में 22% हिंदू रहते हैं। उसके अलावा सिलहट में लगभग 13.5% हिंदू आबादी है। मौलवी बाजार में 24% हिंदू आबादी है। गोपालगंज में 27% और खुलना में 21%, जो नीचे देख रहे हैं। खुलना में भी बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, हिंदू विरोधी प्रदर्शन भी थे। इन जगहों पर रहती है हिंदू आबादी और हिंदू आबादी यहां सुरक्षित है। सुनिए जरा इस पर साधु संत क्या कह रहे हैं। पर बोलने वाला फिल्म जगत मौन कैसे है, बात बात पर अपनी बात कहने वाले सोकोल्ड इंटेलेक्चुअल शांत कैसे हैं, पक्ष और विपक्ष शांत कैसे है। मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है 100 करोड़ हिंदुओं को अपने बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भाइयों के लिए बोलने की। दीपू चंद्र दास की मैं समझता हूं मात्र इतनी सी गलती है, आदरणीय है, कि वो हिंदू था और हिंदू होना इस देश में गुनाह नहीं हो सकता। बांग्लादेश में जिंदा हिंदू को पेड़ से लटका कर उसमें आग लगा दी। कुछ नहीं बदलेगा एक खबर सुनने के बाद भी, एकदम शांत। देखो बहुत बुरे लोग हैं ये लोग। मैं तो आप माता बहनों से, भाइयों से भी निवेदन करूंगा, अगर रिक्शा और ऑटो में भी बैठना है तो पूछ लो कि तुम सनातनी हो कि नहीं। अगर सनातनी हो तभी तुम्हारे रिक्शे और ऑटो में हम बैठेंगे। इस तरीके का बहिष्कार करोगे तो ये घुटनों पे नहीं, गर्दन के बल झुककर तुम्हारी बहन बेटियों का और तुम्हारा सम्मान करेंगे। हिंदू जहां जहां कम होता है, जहां जहां हिंदू घटता है, वहां वहां उनके साथ इसी तरह से अत्याचार अनाचार होते हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस है वो हैदराबादी अब तक चुप क्यों बैठा है। कितना जघन्य अपराध बांग्लादेश के अंदर हिंदू के साथ होता है और वो सेक्युलर गैंग कहां है, वो चुप्पी क्यों साधे। अब देखिए जरा बांग्लादेश में हिंदू क्यों खतरे में, उसी बात की चिंता जता रहे हैं साधु संत। दरअसल बांग्लादेश में कट्टरपंथी अब आईसिस तक पहुंच गए, क्योंकि हादी के जनाजे में आईसिस के झंडे लहराए जा रहे थे। आतंकवादी संगठन सिर उठाने लगे। कट्टरपंथ की आड़ में और फसल में सबसे मुफीद और सबसे आसान होता है कि वहां आतंकवाद अपनी जड़ें फैलाने लगती हैं। हो रहा बांग्लादेश में। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश में अगर हिंदू असुरक्षित हैं
तो क्या बॉर्डर के उस पार जो हिंदू हैं उन्हें भारत लाया जा सकता है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच नई मांग हो रही। मैंने आपको बताया 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं। पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि हिंदुओं को भारत आने की मंजूरी मिले। भारत में भी कई संगठन हिंदुओं की घर वापसी की मांग कर रहे हैं। वो मोदी सरकार के सीए कानून का हवाला दे रहे हैं। 2019 में शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सीए कानून बना। हिंदू समेत जो भी अल्पसंख्यक बांग्लादेश, पाक जैसे पड़ोसी देश से आए और वो अगर 2014 से पहले भारत आकर बसे तो वो अवैध नहीं माना जाएगा, बल्कि सीए कानून के तहत उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। हाल में मोदी सरकार ने इस कानून में और सुधार किया है। अब 31 दिसंबर 2024 तक जो भारत आया है, अल्पसंख्यकों को राहत दी जाएगी जो दूसरे देश के अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो। यानी 31 दिसंबर 2024 तक बांग्लादेश से आए हिंदू भारत में रह सकते हैं। अब मांग हो रही है कि पीड़ितों के लिए नियम में थोड़ा और बदलाव किया जाए। दस्तावेजों के साथ पीड़ितों को भारत आने की मंजूरी दी जाए, यानी बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं को भारत अपने यहां पनाह दे। और इससे पहले भी यह मांग उठती रही, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक रहते हैं, हिंदू रहते हैं, जिन्हें धर्म की वजह से, धार्मिक कारणों से प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें भारत में जगह दी जाए। सुनिए जरा इस पर क्या कह रहे हैं भारत के लोग, हिंदुस्तानी क्या सोचते हैं कि क्या ऐसे लोगों को जगह दी जानी चाहिए, क्या ऐसे लोगों के लिए बॉर्डर खोल देने चाहिए। सुनिए। भारत सरकार से जरूर ये अनुरोध करूंगा कि बांग्लादेश पे आक्रमण कर दे या कुछ ऐसा कूटनीतिक रणनीतिक योजना बनाए ताकि जो भी हमारे देश में, देश से बाहर जो हिंदू भाई बहन हैं उनको सुरक्षित देश में वापस लाया जा सके, शरण दिया जा सके। कड़े से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए बांग्लादेश पे। हमारे द्वारा आज़ाद कराया हुआ देश आज हमें आके दिखाने का काम कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये भी यहाँ उग्रवादी का काम कर रहे हैं, उग्र यहाँ पे मारकाट कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। उन सबको पकड़ के यहाँ से वहाँ भेज देना चाहिए, उनको यहाँ लाना चाहिए, इनकी जमीन जायदाद उनको दे देनी चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि संसद द्वारा पास है और एकदम 1 नंबर का एक्ट है, उसको तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। हिंदू के साथ बहुत अन्याय होता है और यही चीज़ किसी मुसलमान के साथ होता है तो उस कौम के आदमी को देखते कि कितना प्रोटेस्ट करता है। यहाँ हिंदू में ही एकता नहीं है, यहाँ क्या है कि जातिवाद है। बांग्लादेश पर सैन्य कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने चाहिए। एक टुकड़े में हिंदू रहेंगे और एक टुकड़े में बाकी जो मुस्लिम है वे रहेंगे। जो हमारे हिंदू भाई फंसे हैं उनको लाया जाए और सख्त से सख्त एक्शन चाहे फौजी भेजनी क्यों ना पड़े, उन हिंदुओं को लाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तुरंत इसमें एक्शन करें, चाहे वो मिलिट्री एक्शन हो। हमारे हिंदू भाइयों को वही सुरक्षा दी जाए, ऐसे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाए, सरकार पे दबाव बनाया जाए। अब देखिए सवाल ये, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इसका अंजाम क्या होने वाला है? क्या जो हादी के नाम पर प्रदर्शन शुरू हुआ ये यूनुस का तख्ता पलट के बाद ही दम लेगा, रुकेगा? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कल हादी के जनाजे में जो प्रदर्शन हो रहा था ये बांग्लादेश की संसद के नजदीक था और उसके बाद ये कट्टरपंथी दरअसल संसद की तरफ भी भागे। तस्वीर में आपको दिखाऊं, इस तस्वीर को देखिए जरा, बांग्लादेशी संसद आपको दिखेगी और लोग भागकर संसद की तरफ दौड़े। क्या संसद पर हमला करने की कोशिश थी? क्या संसद में बवाल करना था, तोड़फोड़ करना मकसद था? देखिए तस्वीर दिख रहे हैं, ये संसद है और संसद की तरफ लोगों ने भागना शुरू किया अचानक। ये लोग संसद की तरफ भाग रहे हैं। बताया गया कि क्या लोग चाहते थे संसद पर हमला करना। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस कितने दिन इस गाड़ी में सफर कर पाएंगे, कितने दिन उनकी सत्ता चलने वाली है, क्या जल्द ही उनका तख्ता पलट होने वाला है? यूनुस के पास बहुत कम दिन बचे हैं। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस की कुर्सी खतरे में है।
जिस दिन कट्टरपंथियों के भरोसे वो पिछले साल जिन कट्टरपंथियों के भरोसे पिछले साल गद्दी और कुर्सी पर बैठे, अब उन्हीं उन्मादियों की वजह से यूनुस का तख्ता पलट हो सकता है। बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई है, लेकिन सरकार अब तक हादी के हत्यारों को नहीं पकड़ पाई। इस वजह से प्रदर्शनकारियों में गुस्सा और बढ़ रहा है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। कल हादी के अंतिम संस्कार के बाद इनकलाब मंच ने हंगामा किया और यूनुस सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि हादी के हत्यारों को न पकड़ा गया तो धरना होगा। कट्टरपंथियों ने यूनुस सरकार के सामने दो मांगे रखी हैं। पहली ये कि हादी के हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और दूसरी ये कि आवामी लीग से जुड़े इंटेलिजेंस एजेंट को पकड़ा जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार इस्तीफा दे। यूनुस सरकार पर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को फ्री हैंड दिया है, खुला हाथ छोड़ दिया है और आंख बंद कर बांग्लादेश हिंसा पर चुप्पी साधी है। ठीक वैसे ही जब हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे और इन्होंने पट्टी बांध रखी थी। लेकिन अब यही प्रदर्शनकारी यूनुस से नाराज हैं और इनका तख्ता पलट करेंगे। तभी मोहम्मद यूनुस बार बार हादी की तारीफ कर रहे हैं हर मंच से, लेकिन दावा है कि अगर हादी की हत्या पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शनकारी यूनुस को भी सत्ता से बेदखल कर देंगे। सुनिए जरा बांग्लादेशी पत्रकार क्या कह रहे हैं, क्या होने वाला है बांग्लादेश में आने वाले कुछ वक्त में। हादी की हत्या का बहाना बनाकर शोक जताने वाली भीड़ में से कुछ उपद्रवी तत्वों ने हिंसा का सहारा लिया। यदि पहले से ही उपाय किए गए होते तो सरकार बेहतर काम कर सकती थी। हमने एक राष्ट्र के रूप में बहुत बुरा उदाहरण पेश किया है, इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसलिए भारत में भी अब आक्रोश बढ़ रहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ कर हिंदुस्तान में हैं, उन्हें भी फिर निकाल बाहर करो। जब बांग्लादेश में हमारे लोगों के साथ ये हो रहा है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 15 बांग्लादेशी ऐसे हैं जिन्हें यहां से वापस भेजने की तैयारी है, उन्हें पकड़ लिया गया है। बांग्लादेश का असम प्लान क्या है यह मैं आपको बताऊं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में थे। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी रैली की और कहा कि कभी असम को भी बांग्लादेश में मिलाने की साजिश थी। पहले की सरकार ने घुसपैठियों को बचाया जो असम पर कब्जा करना चाहते थे। असम की सुरक्षा और पहचान को घुसपैठियों से खतरा बढ़ रहा है, लेकिन असम में ज्यादा उन्हें घुसपैठियों की चिंता थी, असम से ज्यादा। हमारी सरकार घुसपैठ रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं और निकाले जा रहे हैं। जिस गुवाहाटी में पिछले दिनों पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा एयर शो हुआ, बांग्लादेश बॉर्डर से करीब 200 किलोमीटर दूर, वहीं पर पीएम मोदी आज गरजे। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने हाल में 7 राज्यों को तोड़ने की धमकी दी। उनकी नजर भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर टिकी है, लेकिन असल में यूनुस सरकार की गर्दन भारत के जबड़े में। और बांग्लादेश की सीमा के आसपास भारत के कई अहम सैन्य ठिकाने। हासिमारा एयर स्टेशन बांग्लादेश बॉर्डर से महज 80 किलोमीटर दूर है और हासिमारा बेस पर रफाल फाइटर जेट की कई टुकड़ियां तैनात हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस के बेड़े भी तैनात किए गए। भारत के कई एडवांस हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट भी यहां पर हैं, यानी पलक झपकते ही भारत बांग्लादेश को जवाब दे सकता है। सुनिए जरा प्रधानमंत्री असम से क्या कह रहे थे। कांग्रेस ने एक और पाप किया था, उसने यहाँ की पहचान को मिटाने की साजिश की थी। और ये षड्यंत्र केवल कुछ वर्षों का नहीं है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। तब बोरदोलोई जी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने असम की पहचान को खत्म करने के इस षड्यंत्र का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचा लिया। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ ने तैयारी शुरू कर दी है 2027 की। योगी का ऑपरेशन सफाया शुरू हुआ है और सफाये के पीछे मकसद है 27 की तैयारी। यह आज बैठक हुई, आप देख रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, बताया गया पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है, 27 की तैयारियों को लेकर बात हुई। SIR के मुद्दे पर योगी ने बात की है और इसके अलावा एक और बैठक हुई जो अधिकारियों के साथ हुई। सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर योगी ने यह अधिकारियों के साथ मीटिंग की।
इधर कानून व्यवस्था पर बैठक चल रही थी, उधर कानून व्यवस्था का इंतजाम चल रहा था। एनकाउंटर हो गया 2 का। तेरे बाप का नाम क्या है? तेरे बाप का नाम क्या है? मेरे बाबू का नाम सही है। तेरा नाम क्या है? कहाँ का रहने वाला है? मुरादनगर। चलो दर्द हो रहा है, काम तो दिया। लो ये रखो। दोनों तो आप देख रहे हैं पुलिस ने दोनों का एनकाउंटर कर दिया है और जमीन पर चित्त पड़े। तेरा नाम क्या है? कहाँ का रहने वाला है? तो न सिर्फ एनकाउंटर बल्कि अखिलेश यादव के करीबी नवाब का नाम सुना होगा आपने। एक और तस्वीर देख रहे हैं आप सिराज की। सिराज जो डकैत था और इनामी था 1 लाख रुपए का, उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया है पुलिस ने। सहारनपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो 2 एनकाउंटर के बाद अब आपको लिए चलता हूं कन्नौज। अखिलेश यादव के करीबी नवाब रेप के मामले में जो गिरफ्तार हुए, उनके करीबी की संपत्ति पर एक्शन हो रहा है। 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो रही है। तो कानून व्यवस्था को कैसे टाइट करना है, बाबा उसकी तैयारी कर रहे हैं क्या? एक और तस्वीर देखिए। पुलिस वाले जो रिश्वतखोरी करते हैं, पैसा लेते हैं, उन पर भी एक्शन हुआ। देखिए जरा, दरोगा उठाकर गाड़ी में भर लिए गए, रिश्वत ले रहे थे। लेडी दरोगा को भी उठा लिया गया। मोबाइल बात करवानी पड़ेगी ना। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये 2 डकैत आप देख रहे हैं, सिराज अहमद और जुबैर उर्फ पीटर। इन दोनों का एनकाउंटर हुआ। ये दोनों ढेर कर दिए गए, इनामी बदमाश थे। और आपको बताऊं, सिराज जब ढेर किया गया तो सिराज ने जिसकी हत्या की थी, उनके घर मिठाई बंट रही थी। आजाद की मां भाई मुनव्वर मिठाई बांट रहे हैं। सिराज को योगी ने ढेर किया उसके बाद, और योगी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहले तो योगी बाबा को मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारा जो ये सुनवाई हुई और ये काम हुआ, बहुत हमें खुशी हूँ। और आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है कि आज मुख्यमंत्री ने मुझे इंसाफ दिला दिया और वैसे इंसाफ दिलाते रहे। बहुत ही ज़्यादा आज खुशी मिल रही है और सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। योगी का आभार जताने वाले उस आजाद अहमद के परिवार वाले हैं जिसकी सरेआम हत्या का आरोप सिराज अहमद पर था। उसी सिराज को योगी फोर्स ने ठोक डाला है। जैसे ही बेटे के कातिल का एनकाउंटर हुआ तो आजाद की मां, पिता और भाई मुनव्वर लड्डू बांटने लगे, योगी का आभार जताने लगे। आज इतनी बड़ी खुशी आज मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है और दिल की गहराइयों से हमेशा दुआ रहेगी कि उनकी उम्र इस तरह बढ़ती रहे और अपराधियों को ढेर करते रहें। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना ही तो योगी आदित्यनाथ का मकसद है। इसलिए तो 2027 में फिर जीत की तैयारी का आगाज 3 मोर्चों पर कर दिया है। पहला संगठन की मजबूती, दूसरा अपराधियों का सफाया और तीसरा भ्रष्टाचारियों पर हंटर। योगी जब पार्टी और प्रदेश का काम कर रहे हैं तभी उनकी फोर्स एक के बाद एक बदमाशों को ठोकती जा रही है। माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत अब देखिए जरा, सिराज को ठोका योगी की पुलिस ने, क्या आरोप थे उसके ऊपर। ये आप देख रहे हैं, कुख्यात अपराधी सिराज अहमद के पीछे योगी फोर्स तब से थी जब उस पर 8 अगस्त 2023 को वकील की हत्या का आरोप लगा। तब सुल्तानपुर में सरेआम आजाद अहमद को गोली मार दी गई थी और इस सनसनीखेज वारदात से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था।
जैसे ही जांच में सिराज का नाम आया, सिराज फरार हो गया। योगी की पुलिस से बचने के लिए वो लगातार ठिकाने बदलता रहा। ऐसे में पुलिस ने सिराज अहमद पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया, लेकिन फिर योगी ने उसे दबोचने के लिए एसटीएफ को लगाया और पता चला कि सिराज सहारनपुर में किसी वारदात की फिराक में, जिसके बाद एसटीएफ ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रोका, लेकिन वो आरोपी सिराज निकला और उसने फायरिंग शुरू कर दी। 1 लाख के इनामी हिस्ट्री शीटर एसटीएफ का एनकाउंटर शुरू हुआ और इस जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने गोलियां दागी तो बदमाश को लगी और गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला वो मर चुका है। सुल्तानपुर के रहने वाले सिराज अहमद पर 28 मुकदमे दर्ज थे। इसमें हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट के तहत केस शामिल थे, लेकिन 28 महीनों से फरार बदमाश आखिरकार ढेर हो गया। आइए, उसमें एक बाइक, 2 पिस्तौल, भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं। वकील आजाद के गुनहगार के मारे जाने पर परिवार ने मिठाई बांटी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहा है आजाद का परिवार। पहले तो योगी बाबा को मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारा जो ये सुनवाई हुई और ये काम हुआ, बहुत हमें खुशी हूँ। और एक हमारी बहू विधवा हो गई, एक बच्चा अनाथ हो गया। उसके बाद माँ बाप किसी हाथ से गुजर रहे हैं, 2.5 साल हो गया। इंतजार करते करते आज जो है हम लोग को खुशी मिली है। अपने मुख्यमंत्री साहब को, बाबा को हम धन्यवाद देते हैं कि मैं गोरखपुर गया, हमारी वहाँ सुनवाई हुई और 6/8/2023 को मेरे बेटे को गोली मार के हत्या कर दिया गया, जिसमें मेरा बेटा वकील था। और हमारे कप्तान साहब जब भी मैं जाते थे तो हमारी सुनवाई करते थे और 2.5 साल से हमको अभी तक सुरक्षा मिली है। और आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है कि आज मुख्यमंत्री ने मुझे इंसाफ दिला दिया और वैसे इंसाफ दिलाते रहे। बहुत ही ज़्यादा आज खुशी मिल रही है और सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, माननीय अपने वकील भाइयों को धन्यवाद देना चाहते हैं, कप्तान साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं, पुलिस विभाग को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज इतनी बड़ी खुशी आज मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है और दिल की गहराइयों से हमेशा दुआ रहेगी कि उनकी उम्र इस तरह बढ़ती रहे और अपराधियों को ढेर करते रहें, जिससे उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफाया होता रहे। एक और डकैत मारा गया। लगातार ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुए 27 से पहले। ये आप देख रहे हैं जुबैर उर्फ पीटर की। जुबैर भी इनामी बदमाश था। अगली तस्वीर देखिए। जुबैर को पुलिस ने एनकाउंटर किया। ये वो टीम है जिस टीम ने जुबैर को एनकाउंटर में ढेर किया है। देखिए जरा जुबैर के पास से जो बरामद हुआ है, ये फोन 3 से 4 फोन है, 5 फोन है और बुलेट्स भी पड़ी हुई है। ये सारी बरामदगी हुई है। इसके अलावा जुबैर के साथ मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है, जिसके सीधी बाह पर गोली लगी। अब देखिए कैसे इस इनामी डकैत का द एंड हुआ है। तरह से उत्तर प्रदेश में आज 2 घंटे में 2 एनकाउंटर हुए। उसमें एक एनकाउंटर बुलंदशहर के पास सुबह 3 बजे हुआ और यहां पुलिस ने इनामी डकैत जुबैर उर्फ पीटर को ढेर कर दिया। 2 महीने पहले जुबैर पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया, क्योंकि उस पर यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड में 60 मुकदमे दर्ज थे। इनमें लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर एक्ट के केस हैं। ऐसे में यूपी के कई जिलों की पुलिस जुबैर को ढूंढ रही थी। तभी बुलंदशहर में उसकी मौजूदगी की जानकारी पुलिस को मिली। योगी को फोर्स को पता चला कि किसी वारदात की फिराक में है ये, और चेकिंग के दौरान जुबैर साथी के साथ बाइक पर आ रहा था। पुलिस ने उसे रोका, लेकिन वो रुका नहीं, बाइक दौड़ाने लगा। लेकिन तुरंत पुलिस पीछा करने लगी तो इसने फायरिंग शुरू कर दी। मेरठ की तरफ भाग रहा जुबैर आगे था और पुलिस पीछे पीछे थी। दोनों तरफ से घिरे जुबैर को पुलिस ने सरेंडर के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी के हाथ में गोली लगी, वो घायल हो गया है। तभी दोनों ओर से एनकाउंटर में ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हुई। आखिरकार पुलिस की गोली से बदमाश जुबैर ढेर हो गया। जुबैर के पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल मिले हैं। सुनिए जरा बुलंदशहर के एसएसपी क्या कह रहे हैं। बदमाशों ने घिरते देखते हुए पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किया। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसको अस्पताल भेजा गया। घायल बदमाश को भी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। अभी तक जो जानकारी मिली है, अभियुक्त का नाम आजाद
उर्फ पीटर उर्फ जुबैर है। भाई अब आपको बताऊं, एनकाउंटर और अब देखिए कैसे बड़े लोगों पर एक्शन हो रहा है और बड़े नेताओं के करीबी जो है, अखिलेश के करीबी नवाब की संपत्ति पर एक्शन हुआ है। 8 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। कन्नौज में सपा के जिस पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर ढोल बजाने वाला एक्शन हुआ, वो नवाब सिंह यादव, कभी अखिलेश यादव का करीबी और डिंपल यादव का प्रतिनिधि हुआ करता था। अब नवाब के साथ उसके भाई नीलू यादव की 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति डुगडुगी बजाकर इसलिए कुर्क की गई क्योंकि नवाब सिंह यादव रेप का आरोपी है। उसको 11 अगस्त 2024 की रात में पुलिस ने चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय से गिरफ्तार किया था, जबकि उसके भाई नीलू यादव को साक्ष्य मिटाने और पीड़िता को धमकी और लालच देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं दोनों भाइयों पर 2 बार गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है। नवाब सिंह यादव बांदा जेल और नीलू यादव कौशाम्बी जेल में बंद है। अब करीब 1.5 साल के बाद आरोपियों की संपत्ति पर ताला लग गया। प्रशासन ने दोनों आरोपियों की संपत्ति को कुर्क कर लिया और इसके पीछे वजह थी 15 साल की नाबालिग से रेप का आरोप, जिसमें योगी की पुलिस ने कार्रवाई की है। सुनिए जरा इस मामले में एडीएम क्या कुछ कह रहे हैं। अभियुक्त नवाब सिंह यादव द्वारा अवैध गतिविधियों से अर्जित 5 संपत्तियों को कुर्क किया जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें प्रथम हमने यहाँ पे यूसुफ बख्श भरवान की ये जो संपत्ति जो हमने कुर्क करी है, इसकी अनुमानित लागत कीमत करीब 1.5 करोड़ के आसपास है। इसके बाद अभी अन्य शहर के आसपास और शहर के अंतर्गत और भी उसकी संपत्तियां हैं। टोटल 5 में से जो 4 अभी बाकी हैं, उनके भी आज ही के दिन कुर्की की जाएगी। अब इस बीच एक और खबर आई, आपको लिए चलता हूं कैसे एक लेफ्टिनेंट कर्नल पर आरोप लगा है रिश्वत का। रिश्वत के आरोपी से कैश मिला है और बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर थे और यह रिश्वत का पैसा उनके पास से मिला है और बाकायदा सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने आरोपी अफसर पर यह पोस्ट किया है। देखिए रक्षा मंत्रालय में यह अफसर था। गिरफ्तार लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा रक्षा मंत्रालय में तैनात थे। तभी सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल के घर छापा मारा, करोड़ों रुपए जब्त किए। दीपक कुमार शर्मा के घर से 2 करोड़ 36 लाख रुपए बरामद हुए। दीपक पर आरोप है कि वो प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे थे, रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़ी कंपनियों को डिटेल देते थे और सुरक्षा डिटेल देने के बदले कंपनियों से मोटी रकम वसूलते थे। लेफ्टिनेंट कर्नल पर बेंगलुरु की कंपनी से 3 लाख रिश्वत लेने का आरोप है। दावा है कि कंपनी से जुड़े लोग इसके बदले सरकारी फायदा भी लेते थे। आरोपी दीपक की पत्नी काजल शर्मा भी सेना में कमांडिंग अफसर हैं। वो पाकिस्तान बॉर्डर से सटे श्रीगंगानगर कैंट में कमांडिंग अफसर हैं। सीबीआई को तलाशी के दौरान काजल के घर से भी 10 लाख रुपए मिले हैं। सीबीआई ने दोनों अफसर पति पत्नी को 23 दिसंबर तक हिरासत में रखा है। सरकार के इस एक्शन के बाद रक्षा मंत्रालय का बयान भी सामने आया। मंत्रालय ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस नीति हमेशा रहेगी और हर जगह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरह का एक्शन चाहे वो यूपी में योगी कर रहे हो या केंद्र में सीबीआई कर रही हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अरावली पर विवादों का पहाड़। अरावली पहाड़ों को लेकर आप विवाद सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यह है अरावली श्रृंखला। ये जो पहाड़ी इलाका आप देख रहे हैं, इसी को अरावली कहते हैं। और इस अरावली को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। अरावली बचाओ अभियान ने जोर पकड़ लिया है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये पहाड़ ना गिराए जाएं। अरावली बचाओ, बोले मातृभूमि की जय। अरावली बचाओ तो हम बचे। कोटपुतली में हो रहा है यह प्रोटेस्ट। अगली तस्वीर देखिए। आज जयपुर में भी प्रोटेस्ट हुआ, जहां कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि अरावली का बड़ा हिस्सा राजस्थान में आता है। आइए अब अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं अरावली है कहां पर। अरावली पर्वत, ये भारत का नक्शा आप देख रहे हैं और ये कई राज्य आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली दिख रहा है, हरियाणा दिख रहा है, राजस्थान दिख रहा है, गुजरात दिख रहा है। और ये जो निशान आपको दिख रहे हैं, यानी अरावली देखिए, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहां तक फैला हुआ है ये
जो पहाड़ आप देख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊं कि आखिर इसकी वजह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग राज्यों में विरोध हो रहा है, अलग अलग शहरों में विरोध हो रहा है कि अरावली हटाया ना जाए। एक तस्वीर ये देख रहे हैं, वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, वकील सड़कों पर उतरे। अब देखिए अरावली को लेकर बवाल, कैमरे पीछे देख रहे हैं, यह अरावली श्रृंखला है। दरअसल 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की वैज्ञानिक परिभाषा स्वीकार की। अरावली को भूभाग होगी जिसकी ऊंचाई, वो भूभाग जिसकी ऊंचाई 100 मीटर होगी, यानी यह माना गया जो 100 मीटर ऊंची चोटी होगी पहाड़ की, वो अरावली पर्वत माना जाएगा। उससे नीचे वाला उस अरावली श्रृंखला में नहीं आएगा। 100 मीटर की ऊंचाई आसपास के सामान्य धरातल से मापी जाएगी, यानी आसपास जो समतल धरातल है वहां से 100 मीटर। 500 मीटर के दायरे में स्थित 2 या अधिक पहाड़ियां अरावली रेंज में होंगी, क्योंकि ये दूर कुछ दूरी पर भी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में राजस्थान में कई संगठनों ने अभियान छेड़ा है। राजस्थान में चल रहे अरावली बचाओ अभियान को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस मौन सत्याग्रह और पैदल मार्च का आयोजन कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि 90% पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो जाएंगी 100 मीटर का दायरा फिक्स करने पर। फैसले के विरोध में अरावली में खनन बढ़ने का भी तर्क दिया जा रहा है। 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी को अरावली नहीं माना तो खनन बढ़ेगा, यह कहा जा रहा है। साथ ही अरावली इलाके में रियल एस्टेट और निर्माण गतिविधियां बढ़ेंगी। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यह किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी ओर केंद्र सरकार अरावली पर विवादों को बेबुनियाद बता रही। केंद्र का तर्क है कि पूरे देश में अरावली की एक जैसी परिभाषा लागू होगी और 100 मीटर की ऊंचाई पहाड़ की जड़ से मापी जाएगी, न कि जमीन से। सुनिए जरा, अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सियासतदान क्या कहते हैं? दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था जो लोगों ने करा था। अब देखिए आपको बताऊं कि अरावली क्यों अहमियत रखती है, क्यों इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इस पर बवाल हो रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? ये जो आप देख रहे हैं दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। राजस्थान में इसका हिस्सा 550 किलोमीटर है। राजस्थान के 15 जिलों में है अरावली की पहाड़ियां और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां इसी से निकलती हैं और इस पर कई किले, महल और वन अभ्यारण्य, कई विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी बने हुए हैं और कई शहर भी अरावली की परिधि में बसे हुए हैं। अरावली नहीं तो क्या होगा, क्या डर जता रहे हैं लोग? राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार होगा, यानी रेगिस्तान का विस्तार होगा। गर्म हवाओं का व्यापक असर बढ़ता जाएगा। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मॉनसून से बारिश नहीं होगी। यहां से निकलने वाली नदियां सूख जाएंगी, भूजल स्तर और नीचे जाएगा, सूखे की तीव्रता बढ़ेगी, खनन और अनियंत्रित निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, भूकंप का असर ज्यादा होगा और फसलों पर बुरा असर होगा। भौगोलिक दशाओं और जलवायु पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये सारे तर्क दे रहे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। बहरहाल फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।